हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो देखो, टाइम शेड्यूल में हमने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। हम पहले फ्लेम एम्परर को अपलोड करेंगे, इसके बाद हम रिवर्थ को एक्सप्लेन करेंगे और यही टाइम शेड्यूल अब हम कंटिन्यू रखेंगे। रिवर्थ हम फास्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और फ्लेम एम्परर को उससे भी ज़्यादा फास्ट एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि मुझे रिवर्थ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, इसीलिए रिवर्थ को आराम से टाइम के साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और एपिसोड पहले से भी ज़्यादा बेटर आएंगे। ओके, तो चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। फ्लेम एम्परर वालों से तो मैंने कहना ही छोड़ दिया है, वो ढीठ हैं। तो लाइक शेयर और हाँ, सब्सक्राइब तो नेसेसरी है। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे यार। क्या कर रहे हो? गंदी बात। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जोयान और हान म्यू फाइट कर रहे होते हैं। म्यू हान, साथ ही साथ जोयान ने लाइटिंग पूल के अंदर छलांग लगा दी थी म्यूहान से बचने के लिए, जो देखकर म्यूहान भी काफी ज्यादा चौंक गया था क्योंकि उसे पता था कि अपनी पावर के साथ वो भी वहां के अंदर नहीं जा सकता, चाहे वो पीक लेवल पर ही क्यों ना हो। तो ये एपिसोड जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे जुआन हमें उस लाइटिंग पूल के अंदर दिखाया जाता है और वो हवा में आंखें बंद करके और पालथी मार के बैठा हुआ था और इस टाइम पे वो रिट्रीट में था। जुआन के ऊपर एनर्जी का एक भंवर होता है जिससे काफी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो रहा था और मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा था और इस सेक्शन फोर्स के कारण जुआन के आसपास की जो नेचुरल एनर्जी होती है धीरे धीरे जुआन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती जा रही होती है और जुआन की जो हेवनली फ्लेम होती है उसे तुरंत ही रिफाइन करके जुआन की डुईकुई में चेंज कर रही होती है। और काफी लॉन्ग टाइम तक ऐसा होने के कारण जुआन का जो ऑरा होता है धीरे धीरे पावरफुल हो गया था। इस टाइम पे जोयान की पावर पहले ही 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का पीक पर पहुंच चुकी थी और जोयान 4 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के दायरे में कदम रखने ही वाला था। कुछ देर तक ऐसा कंटिन्यू रखने के बाद जोयान अचानक अपनी आंखों को खोलता है और अपनी बॉडी को देखता है तो उसमें अब ज्यादा कुछ भी चोटें नहीं थी। ये देखकर जोयान थोड़ा सा स्माइल करता है। हालांकि जोयान यहाँ पे ब्रेक लेने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता और तुरंत ही अपने नॉर्दर्न किंग को देखता है जो कि उसके बगल में ही खड़ा था थोड़ी दूर पर। इस टाइम पे उसके नॉर्दर्न किंग में अजीब से स्क्रैचेस और निशान बने हुए थे जो देखकर जोयान समझ जाता है कि आखिरकार म्यूहान की पावर कितनी ज्यादा है कि वो उसके नॉर्दर्न किंग को भी घायल कर सकता है, जिसके कारण जोयान अपने दिल में म्यूहान की थोड़ी मोटी सी तारीफ भी कर देता है, झूठी मोटी। हालांकि जुआन ने भी अपनी लाइफ में कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि उसका जो डायमंड पपेट होगा वो हाफ मार्शल एम्पर लेवल तक अपग्रेड हो सकता है, जो कि पहले ही उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा था क्योंकि उसकी पावर अब बढ़ रही थी। तो जुआन ये तो समझ ही गया था कि उसका जो ये पपेट है नॉर्मल पपेट से तो काफी ज्यादा अलग है और इसका जो पावर लेवल है अभी और भी आगे तक जाएगा। जियान इस टाइम पे अपने नॉर्दर्न किंग की पावर और ज्यादा बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए जियान लाइटिंग बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा नॉर्दर्न किंग की तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था। हालांकि इसके लिए जियान के पास एक रास्ता था कि वो एम्परर ग्रेड की पिल को रिफाइन करे और अपने पपेट की पावर को बढ़ा सके, लेकिन एम्परर ग्रेड की पिल को रिफाइन करना इतना आसान कैसे हो सकता था? इसमें जियान की स्पिरिचुअल पावर काफी हद तक लगती और ये काफी ज्यादा मुश्किल काम भी होने वाला था। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो यान जहाँ पे था वो था ही लाइटिंग पूल, जो कि अच्छा प्लेस हो सकता था नॉर्दर्न किंग की पावर को बढ़ाने के लिए। इसलिए जॉन कहता है कि मैं बस यही सोच रहा हूँ कि अब नॉर्दर्न किंग की पावर कितनी ज्यादा बढ़ेगी और इतने सारे बिजली के बोर्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद आखिरकार वो किस लेवल तक अपग्रेड होगा। और इसके बाद जॉन तुरंत ही अपने मन में एक थॉट के साथ उसे ऑर्डर देता है और जॉन का नॉर्दर्न किंग तुरंत ही आगे बढ़कर ब्लैक कलर के लाइटिंग बोल्ट से टकराने लगता है। हालांकि जोयान को पता था कि ये लाइटिंग बोल्ट को ज्यादा देर तक अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा और एक लिमिट के बाद इसे रुक जाना होगा। हालांकि जोयान इसे लेकर बिल्कुल भी चिंता में नहीं था। जोयान जानना चाहता था कि आखिर रिजल्ट क्या होने वाला है। हालांकि तभी जोयान के ऊपर जो काफी सारे लाइटिंग बोल्ट चमक रहे थे उन्हें देखकर जोयान के हाथ में अचानक ही लिटिल गोल्ड आ जाता है, जो कि 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग थी और वो भी इस टाइम पे इन सभी बिजली के बोल्ट को स्लो करके अपनी पावर को बढ़ाना चाहती थी। ये देखकर जॉन और भी ज्यादा चौंक जाता है कि अब ये भी शुरू होने वाला है। हालांकि वो अपनी पावर तो बढ़ाना चाहता था लेकिन उसे पता था कि एक बार पावर बढ़ गई तो उसे जोयान से दूर होना पड़ेगा और वो जोयान को छोड़ के अपनी पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहता था क्योंकि इस टाइम पे वो जोयान को अपना फादर जैसा ही मान चुका था, ब्रदर जैसा सॉरी, और इस टाइम पे जोयान ही उसका सब कुछ था। जुयान जैसे ही लिटिल गोल्ड को स्माइल करते हुए देखता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ तो जुयान स्माइल करते हुए कहता है, लिटिल गोल्ड क्या तुम्हें भी बिजली के वोल्टों को सैलो करना है? जुयान की बात को सुनकर बिल्कुल एक छोटे के बच्चे की तरह लिटिल गोल्ड अपना सिर हिला देता है और हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ये देखकर जुयान कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना ज्यादा नहीं, जितना तुम कर सकते हो उतनी ही लाइटिंग को सैलो करना। जुयान ने जैसे ही बोलना खत्म किया तो लिटिल गोल्ड ऐसे दिखाता है जैसे कि उसने कुछ भी सुना ही ना हो और तेज स्पीड के साथ सीधा ही ब्लैक कलर की लाइटिंग बोल्ट की तरफ चार्ज हो जाता है। जो यहाँ लिटिल गोल्ड और नॉर्दर्न किंग को जब देखता है तो धीमी आवाज में बोलता है, म्यूहान तुमने मुझे इस जगह पर जबरदस्ती लाकर एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, फ्यूचर में मैं तुम्हें सरप्राइज जरूर दूंगा। इस टाइम पे उस लाइटिंग पूल के अंदर जोयान, लिटिल गोल्ड और नॉर्दर्न किंग अलग अलग जगह पर खड़े हुए थे और लाइटिंग को सॉलो करते जा रहे थे।
नॉर्दर्न किंग तो इस टाइम पे काफी ज्यादा क्रुएल्टी से लाइटिंग बोल्ट्स को अब्जॉर्ब कर रहा था। वो सीधा ही उनसे लड़ता और जैसे ही बिजलियां उससे टकराती तो तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती, जैसे कि उनकी कोई इज्जत ही ना हो। लाइटिंग बोल्ट के अब्जॉर्ब होते ही नॉर्दर्न किंग की बॉडी की जो चोटें थी और स्क्रैच थे वो धीरे धीरे ठीक होने लगे थे और उसकी बॉडी के चारों तरफ ब्लैक कलर के बोल्ट भी धीरे धीरे घूमना शुरू कर देते हैं और उसकी पावर का एक पार्ट बन जाते हैं। हालांकि नॉर्दर्न किंग के कंपैरिजन में लिटिल गोल्ड और भी ज्यादा खतरनाक था, या कहा जा सकता है और भी बड़ा वाला कमीना था, क्योंकि इस टाइम पे लिटिल गोल्ड उन लाइटिंग बोल्ट को ढूंढ रहा था जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और तुरंत ही उन्हें अब्सॉर्ब करता जा रहा था। और साथ ही साथ इस टाइम पे उसने अपनी बॉडी को भी पावरफुल और बड़ा कर लिया था, जो कि 30 मीटर के लंबे गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन की थी और भर भर के उसे जितने भी लाइटिंग बोल्ट मिल रहे थे अपने पंजों से पकड़ता और उन्हें स्वेलो कर लेता। और इस टाइम पे वो ऐसे खा रहा होता जैसे कि लड़कियां पानी पूरी खाती हैं। नॉर्दर्न किंग के लिए तो ये जगह काफी अच्छी थी ही, लेकिन लिटिल गोल्ड के लिए तो ये एक हेवन के जैसा ही था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक ही टाइम पे ये सारी चीजों को एक साथ स्वेलो कर ले, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। इस टाइम पे जॉन भी अपने कल्टीवेशन में बैठ के 4 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के लिए ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर देता है। काफी सारी फाइटिंग के कारण जोयान पहले ही लगभग 4 स्टार के दायरे में एंटर हो चुका था। इस टाइम पे जोयान बिल्कुल नथिंग में पालथी मार के बैठा हुआ था और बिल्कुल शांत था और अपने कल्टीवेशन के साथ ही साथ उसने अपने फ्लेम मंत्रा को भी एक्टिवेट कर रखा था। इस टाइम पे जॉन की बॉडी के ऊपर एक एनर्जी भंवर भी दिखाई दे रहा था, जो कि काफी सारे लाइटिंग बोल्ट को अपनी तरफ अब्सॉर्ब करता जा रहा था और काफी ज्यादा क्वांटिटी में ये लाइटिंग बोल्ट थे। इन लाइटिंग बोल्ट को देखकर जॉन बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होता और तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। जोयान को पता था कि इन लाइटिंग बोल्ट की एनर्जी के कारण उसे थोड़ा सा पेन तो होगा, लेकिन जोयान को पता था कि इसका प्रॉफिट काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जोयान ज्यादा नहीं सोचता। जोयान को पता था ये मेथड काफी ज्यादा दर्दनाक है, लेकिन प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा था। साथ ही साथ जोयान को पता था कि वो जब तक मरेगा नहीं तब तक हर एक चीज ठीक है, इसलिए जोयान अपनी आंखें बंद करता है और तुरंत ही धीमी आवाज में कहता है आओ। और इसके बाद वो सभी बिजली के बोल्ट जोयान की तरफ टूट पड़ते हैं, जिसके कारण जोयान की पूरी बॉडी में पेन अचानक से तेज होने लगता है और ये दर्द काफी ज्यादा असहनीय था, जिसके कारण जोयान बार बार चिल्ला भी रहा होता है। इस टाइम पे जोयान ने अपने दांतों को कस के जकड़ा हुआ होता है। साथ ही साथ जोयान के चेहरे और हाथों पे उसकी मांसपेशियां और जो नसें थी पूरी तरीके से सिकुड़ चुकी थी और उनका रंग पूरी तरीके से लाल हो चुका था। इस टाइम पे जोयान ऐसा लग रहा था कि तपती हुई आग की भट्टी में रख दिया गया हो। हालांकि इसमें दर्द तो हो रहा था, लेकिन लाइटिंग एनर्जी के कारण जोयान का जो फिजिकल स्ट्रेंथ था वो तेजी से बढ़ता जा रहा था और जोयान की फिजिकल बॉडी भी मजबूत होती जा रही थी। हालांकि उन लाइटिंग बोल्ट के जोयान की बॉडी के अंदर आते ही जोयान की हेवनली फ्लेम, जो कि बस इस बेट में ही बैठी थी, भूखे शेर की तरह उनके ऊपर कूद जाती है और तुरंत ही उन्हें रिफाइन करने लगती है और नेचुरल एनर्जी में चेंज करने लगती है, जिसके कारण जोयान का जो ऑरा होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस टाइम पे जोयान ने अपनी आंखें पहले ही बंद कर रखी थी, जिसके कारण वो कल्टीवेशन में चला गया था और अब उसे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। इसके बाद हमें गुली और चीलिन दिखाई देते हैं, जो कि लाइटिंग पूल के पास ही बैठे हुए थे और वो इस टाइम पे रिट्रीट नहीं कर रहे थे बल्कि टेंशन में होते हैं। उन्हें अच्छे से याद था कि इस फाइट को 2 महीने पहले ही बीत चुके हैं, जहां म्यूहान ने जोयान का पीछा किया था। हालांकि उन्होंने देखा था कि म्यूहान जब जोयान का पीछा करके लौटा था तो वो काफी ज्यादा सैड था, जिसका मतलब था कि वो जोयान को पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ था, जिसके कारण गुली और चिलिन जोयान को काफी ज्यादा किस्मत वाला फील कर रहे थे। लेकिन जिस चीज के लिए वो सबसे ज्यादा चिंतित थे कि अगर जोयान अभी भी जिंदा है तो वो कहाँ है, क्योंकि उन्होंने पूरे ही लाइटिंग पूल में जोयान को खोजा था, लेकिन उन्हें जोयान का ऑरा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था। हालांकि वो ये मान लेते कि जोयान लाइटिंग पूल को छोड़ चुका है, लेकिन ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता था। उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि एक बार एंटर होने के बाद ये लाइटिंग पूल सिर्फ आधे साल बाद ही खुलेगा, इसीलिए आधे साल से पहले इस जगह को छोड़ना इम्पॉसिबल था। इस टाइम पे गुली काफी ज्यादा उदास होकर चिलिन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या आपको अभी भी लगता है कि वो छोटा साथी जिंदा होगा। ये देखकर चिलिन थोड़ा उदास होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहते। बस उनके दिल में काफी ज्यादा गुस्सा था, वो भी म्यूहान को लेकर, और वो यही सोच रहे होते हैं कि अगर जोयान मर जाता है तो ये पूरा गुस्सा वो म्यूहान के ऊपर ही निकालेंगे। इस टाइम पे उन्हें यही लग रहा था कि जोयान म्यूहान के हाथों मर चुका है, वरना वे जोयान की पावर को डिटेक्ट भला क्यों ना कर पाते। चिलिन की बात को सुनकर एल्डर गुली भी तेजी से उदास हो जाते हैं। हालांकि एल्डर गुली ने यह बिल्कुल भी नहीं माना था कि जोयान के ऑरे को फील न करने का मतलब जोयान मर चुका है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जोयान प्रेजेंट टाइम पे ऐसी जगह पर कल्टीवेट कर रहा होगा जहाँ पे कोई उसके ऑरे को फील न कर पा रहा हो, क्योंकि उन्होंने जोयान को एक हिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देखा था, जिससे जोयान सोल सप्रेसिंग पाम से सील से बच गया था और उसकी ऑरा भी पूरी तरीके से गायब हो गया था। तभी गुली कहते कि लगता है हम शायद ज्यादा ही सोच रहे हैं। आखिरकार उस दिन जब मुहान लौटा था तो वो काफी ज्यादा उदास था। अगर वो जोयान को पकड़ लेता तो वो खुश होता, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी चिलिन कहते हैं कि क्या होता अगर वो हमें दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हो।
इस पे गुली कहते हैं हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक बार लाइटिंग पूल के ओपन होने के बाद हम इस जगह को छोड़ देंगे और इसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। अगर यान जियो जिंदा है तो ये हमारे लिए ठीक रहेगा उस टाइम पे और वो हमें खुद ही मिल जाएंगे। तभी चिलिन पूछते हैं लेकिन अगर वो जिंदा नहीं रहे तब। ये सोचकर अचानक ही गुली काफी ज्यादा गुस्से में देखते हैं और इसके बाद कहते हैं तो फिर एशियन स्पेस सिटी में काफी बड़े बदलाव आएंगे। आधे साल का समय तेजी से निकल जाता है। हद तेरी राइटर की, 4 महीने गोल कर दिए भाई इसने। 4 महीने में वर्ल्ड की पॉपुलेशन दोगुनी हो जाती है। खैर हमें क्या, आधा साल पानी की तरह निकल जाता है क्योंकि सभी लोग कल्टीवेशन में डूबे हुए थे और किसी को टाइम के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद लाइटिंग पूल एक बार फिर से ओपन होता है और वहां से बाहर निकलने के लिए वापस से वही गेट एक बार फिर ओपन हो गया। जिसके बाद वहां से जाने के लिए एक बार फिर से सभी लोग चिल्लाते हैं और सभी को एक बार अनाउंस करके बताया जाता है। इस टाइम पे सभी लोग जाग चुके थे और उन्हें पता था कि यहाँ से निकलना है। इस टाइम पे सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि मुहान और गोली चुपचाप एक दूसरे के साथ बिना कुछ बात किए ही इस लाइटिंग पूल से बाहर निकल रहे थे। हालांकि लाइटिंग पूल से निकलने वालों ने सभी ने देखा था कि यहाँ पे मोडी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे बस यान बिंग था जिसने 9 स्टार पे सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो मुहान के ही बगल पे खड़ा था। हालांकि ओल्ड मॉन्स्टर हु को किसी ने नहीं देखा था, जिसका मतलब था कि वो सबसे पहले यहाँ आकर बाहर निकल चुका है क्योंकि उसे डर था कि कहीं यान बिंग उसे पकड़ ना ले। हालांकि सभी लोगों ने पाया था कि जोयान अभी भी कहीं भी नहीं आया था, ना ही कुछ दिखा था जोयान के बारे में, ना ही उसका ऑरा फील हुआ था। क्योंकि एल्डर गुली और चिरिन को जोयान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता तो वो तुरंत ही म्यूहान की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उसी ने ही जोयान का पीछा किया था। हालांकि म्यूहान भी यहाँ पे ज्यादा फेस इंप्रेशन को रिवील नहीं करता और बस यही सोच रहा होता है कि हो सकता है जोयान लाइटिंग पूल के अंदर घुसकर मर गया हो। एल्डर गुली और चिलिन के एक बार यहाँ से निकल जाने के बाद एशियंट वर्ल्ड सिटी के अंदर, एशियंट स्वेस सिटी के अंदर जोयान की डेथ की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और जो भी इसके बारे में सुनता है वो तुरंत ही काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जोयान को काफी ज्यादा टैलेंटेड मानते थे। जैसे ही ये खबर जिनसे स्प्रिट ट्राइब पे पहुंचती है तो अचानक ही एक काफी ज्यादा अनट्रस्टेड और गुस्से से भरी हुई आवाज निकलती है, क्या यान जियो मर गया? लुओ जिन की बात को सुनकर ओल्ड लुओ जो कि शांति से अपने पत्थर पे बैठे हुए थे काफी ज्यादा गुस्से में बेकाबू होकर अपनी ऑरे को पूरी तरीके से रिलीज करके खड़े हो जाते हैं, जिससे वो जिस पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे वो पत्थर भी जल के राख में बदल जाता है। तो वहाँ की जमीनों में दरार पड़ने लगती है और जमीनें हलने लगती हैं। आसपास के जो पेड़ थे वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इस टाइम पे ओल्ड लुओ काफी ज्यादा अनस्टेबल दिखाई दे रहे थे और उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि लुओ जिन ने ऐसा कुछ कहा है। हालांकि ओल्ड लुओ काफी ज्यादा सीरियस होकर अपना सिर हिला देते हैं क्योंकि वो इस पर विश्वास तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये बात गुली और चिलिन ने कही थी। उन्हें पता था कि गुली और चिलिन जोयान को ऐसे ही तो नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो तुरंत ही काफी ज्यादा सैड तरीके से उन सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं ये किसने किया। इस टाइम पे उनकी आवाज में काफी ज्यादा गुस्सा और प्रेशर भी होता है। उनकी आवाज को सुनकर लुओजिन को ऐसा लगता है कि उसकी जो आत्मा है पूरी तरीके से कांप गई हो। यहाँ तक कि किंग म्यू जो स्पिरिट जिनसे स्पेस के अंदर आराम से एक बंद कमरे के अंदर रिट्रीट में था वो भी जाग जाता है और पूरा जिनसे स्पेस कांपने लगता है। ले 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 ले, मजा आने वाला है भाई। रिवर्थ लवर्स, मुझे पता है आप लोग गुस्सा रहे होगे लेकिन ये एपिसोड सुनने के बाद आप लोग काफी ज्यादा खुश होने वाले हो। देखना कमेंट की भरमार लगा दोगे आप लोग। कसम से मेरा दिल इस टाइम पे गार्डन गार्डन हुआ पड़ा है। हालांकि मैं बीच में बकवास नहीं करना चाहता था लेकिन मैं अपनी प्रेजेंट टाइम की फीलिंग्स बता रहा हूँ कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ ये देखकर सीन। ओल्ड वो तुरंत ही कहते हैं म्यूहान। इस टाइम पे ये नाम सुनते ही उनके दिल में गुस्सा फूट पड़ता है। इस टाइम पे लुओ जिन भी ये नाम लेते हुए काफी ज्यादा गुस्से में था। तभी ओल्ड लुओ कहते हैं क्या वो बच्चा है? ओल्ड मैंने उसे यहाँ एशियन सोइस सिटी में रहने दिया, उसे रिट्रीट करने दिया, इसीलिए शायद उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई थी कि उसने उसे मारने की हिम्मत की जिसे मैं बचाना चाहता था। इस टाइम पे ओल्ड लुओ थोड़ी सा उदास भी दिखाई देते हैं और उनके हर एक वर्ड के साथ आसपास का जो स्पेस होता है वो भी क्रैक हो रहा होता है और ओल्ड लुओ के कारण जो आसपास का एटमॉस्फेयर और वेदर होता है वो भी चेंज होने लगा था। आसमान में इस टाइम पे बादल आ चुके थे। तभी अचानक एक आवाज आती है, क्या हुआ, कौन मारा गया? और इस आवाज को सुनकर लुओ थोड़ा सा शांत होते हैं। तभी किंग म्यू कहता है यानजियो को कुछ हुआ, जिस पे लुओजिन बताता है सब कुछ उसे। तभी किंग म्यू कहता है क्या ऐसा हो सकता है यानजियो ने फिर से किसी हेम्यू जैसे ही पावरफुल वॉरियर को उकसा दिया हो? हालांकि फिर वो तुरंत ही खुद से ही बुदबुदाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भले ही कोई उस लेवल का वॉरियर भी मिला हो लेकिन जोयान के पास तो उसका सपोर्ट था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो भला किसी से कैसे डर सकता है? किंग म्यू की ये फुसफुसाहट की आवाज को सुनकर लुओजुन और एल लुओ ओल्ड लुओ भी काफी शक भरी नजरों से उसे देखते हैं। तभी लुओजिन काफी ज्यादा गुस्से में कहता है एल्डर किंग म्यू, यानजियो पहले ही मर चुका है।
ये बात सुनकर किंग म्यू अचानक से सदमे में भर जाता है और इसके बाद वो काफी ज्यादा शक भरी नजरों से कहता है वो मर चुका है, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है। तभी लुओजिन कहता है म्यूहान, उसने उन पर अटैक किया था और उन्हें बचने का मौका ही नहीं दिया। ये सुनकर किंग म्यू कहते हैं ओह म्यूहान एक 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल वॉरियर। जिसके बाद किंग म्यू कहता है कि म्यूहान ये हमारे लिए तो कोई भी बड़ी चीज नहीं है, हमारे लिए तो ये चींटी बराबर है, लेकिन हो सकता है कि उसे भरोसा रहा हो कि वो यानजियो के खिलाफ जीत सकता है। हालांकि किंग म्यू ने लुओजिन की नाराजगी की भरे वर्डों को सुना था, इसीलिए वो तुरंत ही समझाते हुए कहता है ओल्ड लुओ और लुओजिन आप वास्तव में सही कह रहे हैं। हो सकता है कि जियोयान एक 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के साथ म्यूहान का कंपैरिजन ना किया जाए, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यानजियो कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं थे। ये सुनकर लुओजिन तुरंत ही ओल्ड लुओ को देखता है जो कि किंग म्यू को काफी ज्यादा शक भरी नजरों से देख रहे थे और काफी ज्यादा शौक थे। उन्हें किंग म्यू की बात से ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें जोयान के कुछ सीक्रेट के बारे में पता हो। साथ ही साथ उनके कॉन्फिडेंस को ऐसा लग रहा था कि 80% जोयान के जिंदा और ठीक होने के ही चांसेस थे। ये सुनकर लुओजिन भी थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा होता है। हालांकि वो हैरान था कि आखिरकार जोयान का ऐसा कौन सा सीक्रेट होगा जो कि किंग म्यू ने ओल्ड लुओ तक को नहीं बताया। हट साला, मैंने सोचा था ओल्ड लुओ तुरंत ही उठ के जाएंगे और दे दनादन हान म्यू को मार डालेंगे। साला गेम ही पलट गया, ये थोड़ा देर और रिट्रीट में रहता। एशियन वर्ल्ड पूल के कारण वाइल्ड लाइटिंग पूल के कारण सभी को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था और सभी ने एक एक लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। साथ ही उनकी पावर भी काफी ज्यादा अच्छी थी और वाइल्ड लाइटिंग पूल सभी के लिए काफी ज्यादा बड़ा अट्रैक्शन होता था। हालांकि इस बार का वाइल्ड लाइटिंग पूल पूरी तरीके से एंड हो चुका था, लेकिन इस बार एल्केमिस्ट एसोसिएशन, यूनियन पवेलियन और स्वेज डेसोलेशन, इस एशियन स्वेज सिटी के 3 दिग्गज इस बार काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। हालांकि एल्केमिस्ट एसोसिएशन की बात थी तो उनके बारे में कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जोयान की मौत के बाद वो पूरी तरीके से शांत हो गए थे और इस बात पे किसी ने भी विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि जोयान जो कि आधा साल पहले इतना ज्यादा पावरफुल था और एशियन स्वेज सिटी में काफी ज्यादा पॉपुलर था, इस तरीके से गायब हो जाएगा और मारा जाएगा। यहाँ तक कि वो जूनियर एल्केमिस्ट जो कि जोयान के सामने हमेशा ही अपने क्वेश्चन को लेके बैठे रहते थे, इस टाइम पे काफी ज्यादा उदास थे और उन्हें भी इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा था। साथ ही साथ जब उन्हें ये पता चला था कि उन्हें म्यूहान ने मारा है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में भी थे। हालांकि म्यूहान कैसा भी रहा हो, लेकिन वो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था और सोएज डेसोलेशन में 2 पावरफुल लोगों में से एक था। 3 स्टार वॉरियर को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि ये न्यूज फैल गई थी कि जोयान को म्यूहान ने इसलिए मारा था क्योंकि जोयान ने उसके डिसाइबल मोहोई को मारा था, जिसके कारण सबने अंदाजा लगा लिया था कि इसका रीजन मोडी था, क्योंकि उसने ही ये चाल चली थी। वरना जोयान और मोहोई दोनों ही अलग थे, भला वो एक दूसरे को क्यों मारते। यहाँ तक कि मुहोई को तो भूल जाओ, जोयान कभी भी ऐसे किसी भी पर्सन को नहीं मारता जिससे उसका कोई भी लेना देना ना हो। इसीलिए जोयान के डेथ के बाद म्यूहान को सभी लोगों ने टारगेट पर ले रखा था। म्यूहान को भी इस टाइम पे उम्मीद नहीं थी कि जोयान एशियन स्वेज सिटी में कुछ ही महीनों में इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका होगा कि उसे मारने पे इतना बड़ा बवाल होगा। हालांकि ये मामला सुलझ पाता कि तभी अचानक एक न्यूज और फैल जाती है, जो कि होती है कि जोयान ने म्यूहान को लाइटिंग पूल के अंदर काफी बड़े बड़े झटके दिए थे, वो भी अपनी ताकत पर भरोसा करके, और उसने म्यूहान तक को घायल कर दिया था। यहाँ तक कि उसने म्यूहान के कई सारे फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस टाइप पे बोल डिसाइबल्स और वो हाफ मार्शल एम्पर लेवल वॉरियर जो कि जोयान के हाथों हारे थे, वो भी काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जोयान के अचीवमेंट कितने ज्यादा लेजेंडरी थे और वो भी जोयान की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सभी का मानना था कि जोयान मर चुका है, क्योंकि वर्ल्ड लाइटिंग पूल के बंद हुए कुछ महीने पहले ही बीत चुके थे। हालांकि एक जगह अभी भी ऐसी थी जहाँ पे जोयान का नाम आज भी सुना जा सकता था और इस टाइम पे जोयान के अचीवमेंट और जोयान की बातें एशियन स्वेज सिटी में बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। हालांकि यहाँ पे एल्केमिस्ट एसोसिएशन और एशियन स्वेज सिटी में सबका मानना था कि जोयान मर चुका है, लेकिन हिडन क्लाउड पवेलियन ने अब तक इसमें कुछ भी नहीं कहा था और ना ही कुछ किया था। ये देखकर एशियन स्वेज सिटी के सभी लोग काफी ज्यादा उदास होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था हिडन क्लाउड पवेलियन के एल्डर जुआन और जोयान के बीच काफी अच्छे रिलेशन थे और उन्होंने सोचा था कि जब ये न्यूज उन्हें मिलेगी तो वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ पे लोगों ने ये मान लिया था कि शायद वो भी म्यूहान से डरते हैं। हालांकि इन सब चीजों को सुनकर एल्डर जुआन को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो चुप ही रहे और कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार जोयान की मौत के कारण एल्डर जुआन को भी काफी ज्यादा बुरा लगा था और ये पत्थर की लकीर की तरह ही था कि अगर म्यूहान ने जोयान को मारा है तो वो भला बदला क्यों नहीं लेना चाहेंगे। हालांकि चीजें वैसी नहीं थी जैसा वो चाहते थे। वो चाहते थे कि वो म्यूहान को मारे, लेकिन जाने के लिए लुओजिन ने उन्हें मना कर रखा था और इसी बात ने उन्हें काफी ज्यादा हैरान किया था और इसी चीज को लेकर वो काफी ज्यादा उदास भी थे कि आखिरकार लुओजिन ने ऐसा क्यों किया, जबकि उसके तो जियान के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे।
हालांकि लुओजिन ने उन्हें किंग व्यू के फैसले के बारे में बताया था और उसके थॉट बताए थे, जिसके कारण एल्डर जुआन अभी कुछ भी उतावलेपन में नहीं करते। लेकिन बाकी लोगों के कारण एल्डर जुआन के दिल में अभी भी शक था, क्योंकि 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर जुआन को आसानी से मार सकता था। इसके बाद हमें हिडन क्लाउड पवेलियन दिखाया जाता है, जहाँ पे छठी मंजिल में लुओजिन अपनी खिड़की पे खड़ा हुआ होता है और उसी जगह पर देख रहा था जहाँ पे ग्रे माउंटेन रेंज थी। और वो देखते हुए कहता है वो आदमी अभी तक बाहर नहीं आया, उसे वर्ल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल के अंदर एंटर हुए 1 साल हो चुका है। मेरे हिसाब से तो उसे बहुत पहले ही सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था और ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए था। वो अभी भी बाहर क्यों नहीं आया? तभी अचानक एक आवाज आती है, यंग मास्टर। और इसके बाद एल्डर जुआन उसके पीछे अपेयर होते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आपने अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की। और ये वर्ड लुओ जिन ने बोले थे। तभी वो बताते हैं, यंग मास्टर, हमें मिली जानकारी के अनुसार 1.5 साल पहले घोस्ट टेम्पल से कुछ लोग निकले थे किसी मोटिव के साथ। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुए और डार्क हॉल को छोड़ने के बाद उनमें से एक डार्क हॉल में वापस नहीं आया। एक भी व्यक्ति वापस नहीं आया। ये सुनकर लुओजिन कहता है, क्या उनमें से एक भी वापस नहीं आया? हालांकि वो तो हमेशा अपने काम में काफी ज्यादा अलर्ट रहते हैं और अगर एक बार वो कहीं जाते हैं तो वो कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होते। तो आखिरकार किसने उन्हें मार डाला था? एल्डर जॉन की बातें सुनकर लुओजिन काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि उसे पता था कि घोस्ट टेम्पल कितना ज्यादा खतरनाक है। घोस्ट टेम्पल ही हॉल ऑफ सोल है। तभी वो कहते हैं कि अभी भी मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एक स्काउट ने हमें बताया कि 1 साल पहले उन्होंने उन लोगों को यान लुओ सिटी में देखा था, जो कि एशियन स्वेट सिटी से काफी ज्यादा नजदीक है। यह सुनकर लुओजिन कहता है, उन लोगों ने उसकी जगह पे अपेयर होने की हिम्मत की। वे काफी ज्यादा बोल्ड हैं। यह लुओ शहर लगता है कोई छोटा सा शहर है। तभी एल्डर जॉन बताते हैं कि मुझे जहाँ तक पता चला है तो वहाँ पे सोल टेम्पल का या घोस्ट टेम्पल का एक हॉल है, जिसमें 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर सबसे ज्यादा पावरफुल है और जिसे मार दिया गया था उसकी पावर 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर ही थी और वो उसका तीसरा हॉल मास्टर था। एल्डर जॉन बताते हैं कि थर्ड हॉल मास्टर ही उस पर्सन को ढूंढने के लिए गया था, जो कि काफी ज्यादा यंग हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर था। हालांकि हमें नहीं पता वो कौन था, लेकिन उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके पास एक पावरफुल फ्लेम भी थी। एल्डर जुआन की बात को सुनकर लुओजिन के तो हाव भाव ही रुक जाते हैं। इस टाइम पे एल्डर जुआन भी चुप हो जाते हैं। तुम लोग को तो पता होगा वो कौन है। इस टाइम पे हमें सीन शिफ्ट हुआ दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें लाइटिंग पूल दिखाया जाता है, जहाँ पे जियोयान क्रॉस लेग करके बैठा था और उसके आसपास काफी सारे ब्लैक कलर के लाइटिंग बोल्ट थे जो कि उसे घेरे हुए थे और उसकी बॉडी के अंदर तेजी से अब्जॉर्ब होते जा रहे थे और लगातार जियोयान की पावर को बढ़ा रहे होते हैं। साथ ही साथ जियोयान का फ्लेम मंत्रा भी इस टाइम पे एक्टिवेट था और जियोयान की हेवनली फ्लेम उन्हें रिफाइन करती जा रही थी और डुइकुई में चेंज करती जा रही थी। इतने लॉन्ग टाइम के कारण जियोयान की बॉडी में पहले ही काफी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब हो चुकी थी और जियोयान अभी भी ब्रेक थ्रू के लिए एक अच्छे टाइम का इंतजार कर रहा होता है, ताकि जियोयान एक ही बार में अपनी पावर को काफी ज्यादा लेवल तक बढ़ा सके। इस टाइम पे जियोयान का जो ऑरा होता है वो जब लाइटिंग पूल के अंदर एंटर हुआ था उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। हालांकि तभी एक टाइम के बाद जियोयान का ऑरा अचानक से ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है और जियोयान अपनी आंखें खोलता है, जिसके बाद बढ़ती हुई जियोयान की डुइकुई जापान की ट्रेन की तरह जियोयान की बॉडी में सर पर दौड़ने लगती है। जिसके बाद जियोयान का जो ऑरा होता है वो समुंदर की तरह काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की वॉरियर की पावर से टूटकर जियोयान 4 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर पहुंच जाता है। जियोयान अपनी बॉडी के ऑरे को फील कर सकता था, जिसके कारण जियोयान की बॉडी में जो थकान थी वो भी गायब हो चुकी थी और दिल काफी ज्यादा शांत था। जिसके बाद जियोयान कहता है, आखिरकार 4 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही अपने एक पंच को बनाकर सामने की तरफ फेंक देता है बिना डुई की पावर के, जिसके कारण अचानक एक ब्लास्ट की आवाज आती है और आसपास के लाइटिंग तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद जियोयान कहता है, क्या ये 4 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की पावर है? ये 3 स्टार से तो पूरी तरीके से अलग है। ऐसा लगता है कि मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है इस आधे साल में। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जियोयान अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि एक 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर के साथ तो मैं सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ही लड़ सकता हूँ। इसके बाद जियोयान बाकी दोनों को देखता है, जो कि वो अलग अलग डायरेक्शन में थे और वो नॉर्दर्न किंग और लिटिल गोल्ड होने चाहिए थे। इस टाइम भी जियोयान नॉर्दर्न किंग को देख सकता था, जो कि अपने 10 फीट के हर एक बोल्ट को अब्सॉर्ब कर रहा था और अपनी पावर में बढ़ा रहा था। इस टाइम भी जियोयान नॉर्दर्न किंग को देखते हुए कहता है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। आखिरकार ये दुनिया सिर्फ पावर के बारे में ही जानती है। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही लिटिल गोल्ड की तरफ देखता है तो अचानक ही काफी ज्यादा चौंक जाता है और ऐसे देखता है जियोयान जैसे कि वो किसी राक्षस को देख रहा हो। जियोयान देख सकता था कि लिटिल गोल्ड आलसी होकर वॉइड में लेटा हुआ है आसमान में और अजीब सी पावर के साथ वो लाइटिंग बोल्ट को ऑर्डर दे रहा है और मुंह खोलते ही सारे लाइटिंग बोल्ट उसके अंदर अपने आप ही स्वैलो होते जा रहे थे।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इन सभी लाइटिंग बोल्ट ने उसे अपना राजा मान लिया हो। हालांकि जोयान को पता था कि इन लाइटिंग बोल्ट को स्वैलो करना कितना ज्यादा दर्दनाक है और इन्हें रिफाइन करना कितना ज्यादा मुश्किल, और साथ ही साथ जोयान को पता था कि ये लाइटिंग कुछ ऐसी है जैसे कि म्यूहान भी सीधे टक्कर नहीं ले सकता, और अगर वो ऐसा करता तो उसे भी काफी ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ता। इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा शौक होते हुए जब लिटिल गोल्ड को देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके आसपास डुई क्रिस्टल जैसा कुछ घूम रहा था। ये क्रिस्टल लिटिल गोल्ड की पूंछ तक फैले हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जोयान को लग रहा था कि लिटिल गोल्ड अब बस सोने ही वाला है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे बोल्ट लाइटिंग बोल्ट अब्जॉर्ब हो चुके थे और अब उसे रिफाइन करने के लिए वो एक गहरी नींद में जाने वाला था। जोयान जब लिटिल गोल्ड की गोल्डन बॉडी को देखता है और उसकी बॉडी के ऊपर उन गोल्डन प्रिंट्स को देखता है तो अचानक से खुद से ही बुदबुदाते हुए उसे अचानक ही एक ह्यूमन फिगर याद आने लगती है जो कि जिया होती है। हालांकि जोयान को नहीं पता था कि लिटिल गोल्ड अब कितनी देर तक गहरी नींद में सोने वाला है, इसीलिए जोयान थोड़ी देर रिलैक्स करता है और इसके बाद अपनी एल्यूजनरी बॉडी को प्रकट करता है जो कि जोयान के सामने ही पालथी मारकर बैठी हुई थी। इस लाइटिंग बोल्ट की एनर्जी के कारण जोयान की जो सोल पावर थी वो भी काफी ज्यादा बढ़ी थी। हालांकि इसमें इजाफा थोड़ा बहुत ही हुआ था, लेकिन फिर भी जोयान का स्पिरिचुअल क्लोन 1 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की लेट स्टेज तक पहुंच चुका था। हालांकि जोयान ने सोचा था कि यहाँ पे आने के बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, जिसके बाद वो रैंक 3 में अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि जोयान जब तक रैंक 3 में नहीं पहुंचता तब तक वो एक सोल बीट को भी क्रिएट नहीं कर पाएगा और रैंक 3 का एल्केमिस्ट भी नहीं बन पाएगा। हालांकि कुछ देर की रिफाइनमेंट के बाद और कुछ टाइम तक देने के बाद उसे स्पिरिचुअल क्लोन की पावर तुरंत ही मतलब काफी टाइम के बाद 2 स्टार पे अपग्रेड हो जाती है, और इस टाइम पे जोयान का जो स्पिरिचुअल क्लोन होता है वो 2 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का हो गया था। हालांकि जोयान उसे धीरे धीरे और ज्यादा रिफाइन करता जा रहा था और इसी तरह चुपचाप टाइम और बीतता गया और आधा साल और बीत गया। इस टाइम पे जोयान को लाइटिंग पूल में एंटर हुए 1 साल बीत चुका था, और इस टाइम पे जोयान के जो स्पिरिचुअल अवतार होता है उसकी पावर 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल तक पहुंच चुकी थी, और ये लेट स्टेज पर था 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के। इस टाइम पे ये लगभग जोयान के लेवल पर पहुंच गया था जहां से जोयान ने ब्रेक थ्रू किया था। हालांकि जोयान ने फील किया था कि लेट स्टेज के बाद जोयान लाइटिंग बोल्ट की एनर्जी से अपने इस एलिजनरी क्लोन की पावर को 1% भी नहीं बढ़ा पा रहा, जिसके कारण वो 4 स्टार पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। जो देखकर जोयान समझ गया था कि ये पहले ही अपने हाई लेवल तक अपग्रेड हो गया और अगर उसे 4 स्टार पे अपग्रेड करना है तो जोयान को पहले अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना होगा, और जोयान को अपनी स्पिरिचुअल पावर को एडवांस डी स्टेट से यूनिटी स्टेट तक पहुंचाना होगा, तभी वो अपने इस एल्यूजनरी क्लोन की पावर को बढ़ा सकता था और 4 स्टार तक पहुंचा सकता था। तो चलिए ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड पे, जहाँ पे हमें अगली चीज़ों का पता चलेगा। ये एपिसोड सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और आप लोग को पसंद भी आया होगा, क्योंकि 10:28 पहले ही हो चुका है। तो देखते हैं कितने बजे तक ये वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि आज इंटरेस्टिंग वीडियो था तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो बाय बाय 3 एंड फैमिली एंड गुड नाइट। मैं मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग के एपिसोड पे।